नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी सकुशल होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे और बहुत सारी जो यूज़फुल ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसका आप लोग आनंद उठा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में और अपना नया लाइव सेशन लेकर के। कल मैंने एक ब्रेक लिया था, कल मैंने कोई नया लाइव सेशन नहीं किया था। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी वो रीज़न आप लोगों के सामने होगा। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एक नई कंपनी आई है, उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, तो मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च करने में बिज़ी था। और मैंने राइट फ्रॉम रसिया, चाइना, इंडिया, बहुत जगह पे बहुत कुछ किया है और उसके बारे में बहुत ही जानकारी लेकर के, वो मतलब एक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टाइप जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही आऊँगा। बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताऊँगा आपको और सबूतों के साथ बताऊँगा। तो खैर वो तो दूसरा पार्ट है और हम आज का अपना लाइव सेशन शुरुआत करते हैं, जिस पर्पज़ के लिए हम सब जुड़ते हैं रोज़ शाम को। और ये जो लाइव सेशन है ये लगभग 1 घंटे का होगा और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीएन्स क्या है और दूसरे लोगों को आप टीएन्स के बारे में कैसे बताएं। उसके बाद जब भी आपके साथ कोई ज्वाइन करता है तो आपको उसको सबसे पहले क्या करने के लिए बोलना है। उसके बाद एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और मैं, जैसा कि मैंने अपने एक लाइव सेशन में बताया था, कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है उस पर पहला हक महिलाओं का है और महिलाओं के लिए हमारी कंपनी भी बहुत फोकस्ड है और मेरी टीम में भी बहुत सारी महिलाएं हैं। आप सबकी टीम में, पूरे टीएन्स में और पूरे वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट टीएन्स बनाता है, जिसको लेकर के बहुत सारे लीडर्स टीएन्स में आगे बढ़े हैं, दैट इज़ एरीज सैनिटरी नैपकिन। तो उसके साइज़ को लेकर के कई बार एक डिबेट होता है कि ये जो साइज 2 साइज़ में अवेलेबल है। आप सब जानते हैं टीएन्स का एरीज सैनिटरी नैपकिन, एक डे यूज़, एक नाइट यूज़। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, WHO के हिसाब से डे यूज़ और नाइट यूज़ ही होता है। ये XL, XXL ये सब सिर्फ इंडिया में चलता है और बाकी सारी कंट्रीज़ में ये डे यूज़, नाइट यूज़ के हिसाब से बिकता है। डे यूज़ थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में, नाइट यूज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन इंडिया में हमारी माताओं बहनों की बहुत डिमांड रहती थी कि इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। ये इतना बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा इनसफिशिएंट पड़ता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की कंप्लेन रहती थी ये। उसके बारे में बाद में मैंने फिर R&D सेंटर में बात की थी और उसके बाद मैंने एक अपना ऑडियो भी जारी किया था, लेकिन शायद सभी लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया। ये लाइव के थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो उस मिथ को भी मैं क्लियर करूंगा कि क्या है उसके पीछे रियलिटी। और बाकी जो 2 टॉपिक मैंने बताया उसको कवर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टीएन्स के बारे में कि टीएन्स क्या है। टीएन्स एक कंपनी का नाम है। इंडिया में ये कंपनी इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड है। एक दूसरी कंपनी जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो तियानजिन बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लिमिटेड है। उसका जो ओरिजिनल नाम है तियानजिन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लिमिटेड है। वो कंपनी का ओरिजिन चाइना है और इंडिया में तियानजिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ये इंडिया में एक अलग एंटिटी है, ये चाइनीज़ कंपनी नहीं है, उसकी एक सब्सिडरी है जो इंडिया में एक अलग कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में ही बनते हैं। हमारे अपने ओन्ड वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं जिसमें ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हमने फुली टेक ओवर किया हुआ है। जिन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स दूसरी कंपनी, दूसरे लोग हैं, बट हमने उनको फुली टेक ओवर किया है। हमारा अपना रॉ मटेरियल होता है, अपना स्टाफ, अपना क्वालिटी कंट्रोल होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे देशों से, जहाँ टीएन्स की और मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये, जैसा कि मैंने बताया, एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च किस फील्ड में होती है? जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसके ऊपर बहुत सारे वेदों में भी इसका वर्णन है और जानते हैं पावरफुल है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए एक आयुष मंत्रालय भी बनाया जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। आयुर्वेद उसका मुख्य पार्ट है और आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर भारतीय आयुर्वेद के बारे में जानता है। वैसे ही चाइना के अंदर एक TCM थेरेपी सिस्टम है। जैसे यहाँ बहुत सारी थेरेपी सिस्टम है, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें एलोपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है, वैसे ही होम्योपैथ है। वैसे ही एक चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन।
तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसको पूरी दुनिया में वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पे मान्यता प्राप्त है आज के डेट में। चाइना के अंदर ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा में है, यूरोप में आधे से ज़्यादा, यूरोप में, रसिया में ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका में ये मेन स्ट्रीम चिकित्सा के अंदर है, अदर एशियन कंट्रीज़ में और आधे यूरोप में और साउथ अमेरिका में। इसको अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में ये मेन स्ट्रीम सिस्टम है, और बाकी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो श्रीलंका, ऐसी जो कंट्रीज है इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे इसको मान्यता प्राप्त है और वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पे रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है। टीसीएम होता क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन होता क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में कुछ रेयर हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, उसके अलावा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्टन, कपिंग थेरेपी, मैग्नेटिक वेव थेरेपी, स्पाइरल वाइब्रेशन थेरेपी, इस तरह की बहुत सारी थेरेपी के माध्यम से असाध्य बीमारियों का, जो क्रॉनिक हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। ये 5000 साल से ज़्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसके बहुत सारे प्रामाणिक सबूत हैं। अगर आप गूगल करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कोविड-19 यानी कोरोना से विजय प्राप्त करने में बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है, बहुत सारे लोग डाउट जाहिर करते हैं। पूरी दुनिया में ये बात फैलाई जा रही है कि चाइना ने कोरोना को फैलाया और चाइना ने शायद पहले से वैक्सीन बना ली थी और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी इस पर काबू कर पाए। लेकिन आप देखेंगे कि आप गूगल करेंगे तो कि टीसीएम रोल इन कंट्रोलिंग कोरोना, टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम रोल इन कंट्रोलिंग कोरोना, तो आपको बहुत सारे, कम से कम 5000 से ऊपर आर्टिकल्स मिलेंगे जो टीसीएम प्रैक्टिशनर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। उन लोगों के आर्टिकल्स और टेस्टिमोनियल मिलेंगे जिन लोगों ने टीसीएम को यूज़ किया गया है, टीसीएम के तहत बना हुआ, कुछ काढ़ा पिया उन्होंने, कुछ लोगों ने थेरेपीज़ ली अपने लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और टीसीएम की मदद से 70% जीत जो कोरोना के ऊपर चाइना में पाई गई है वो टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के तो उस पर पाई गई है। अभी आपने जैसा देखा होगा कि हमारे यहाँ आयुर्वेद के ऊपर दवाएं बनाने वाली, प्रोडक्ट्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे पतंजलि है, हमदर्द है, बैद्यनाथ है, ओमझा है, और उसके अलावा श्री श्री आयुर्वेद है। इस तरह की बहुत सारी, तो मेरे कुछ फेमस कंपनी, हज़ारों कंपनियां हैं जो आयुर्वेद प्रोडक्ट, डाबर है, बनाती है इंडिया में। वैसे ही चाइना के अंदर टीसीएम के प्रोडक्ट्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनीज हैं। जो टीएंस है, टीसीएम के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएम। टीएंस एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने बहुत कम समय में लगभग पूरी दुनिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। इसके ब्रांचेज 120 से ज़्यादा देशों में और प्रोडक्ट लगभग पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं आज के डेट में। टीएंस के गौरव में एक सबसे बड़ी गौरवशाली बात है कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबर है और फ्रेंड्स ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्त होने का गौरव, इसको टाइटल इसको प्राप्त है। इसके जो फाउंडर हैं वो चाइना के सबसे रिचेस्ट, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों में फोर्ब्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। फॉर्च्यून 500 की कंपनी है ये। इसके अलावा कि तो ये प्रिंस पुष्पा सुनिल सर, सवालों के जवाब मैं लास्ट में ज़रूर दूंगा, आप रहिएगा लास्ट तक सेशन के, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो जो टीसीएम पद्धति है उसको प्रमोट करने के लिए जब बीरा चाय ये 1992 में जब ये कंपनी ने शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नया किया, और यही रीज़न है कि ये इतनी तेज़ी से इतना टीसीएम पे काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन यही कंपनी चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैल गई और आग की तरफ फैल गई, इतनी तेज़ी से फैल गई। उसका रीज़न ये था कि इन लोगों ने क्या किया कि जो टीसीएम के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप हर्ब्स हैं, अगर हम हर्ब्स का एग्जांपल लें कि आपको 10 हर्ब के नाम कोई लिख के दे दे कि इसका इतना मात्रा, इसका इतना मात्रा, और हर्ब्स को बहुत छोटी छोटी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, आपको मिला के बराबर मात्रा में, या इसका इतना ये कॉम्पोजिशन होगा, आपको मिला करके उसको तैयार करके दवाई बना करके, पेस्ट बना करके, गोली बना करके आपको खाना है दिन में 3 बार। तो सबसे पहले आपके पास समस्या आएगी कि वो हर्ब्स ढूंढें कहाँ, अगर ढूंढ भी लिए तो असली है कि नकली है पहचानेंगे कैसे। उसके बाद उसको सही मात्रा में, इतने छोटे सूक्ष्म मात्रा में मिक्सचर तैयार करना ये मुश्किल। फिर उसके बाद वो बना के रखेंगे, एक बार का डोज एक बार बनाएंगे तो कितनी बार बनाना पड़ेगा, उसको बनाने घोटने में ही हमारा सारा समय निकल जाएगा। अगर बहुत सारा बना के एक साथ रह लिया तो वो सेफ़ रहेगा कि नहीं, आज बनाया तो कल खाने से उसका असर होगा या नहीं, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। उसका खाने में टेस्ट कैसा होगा,
ये सारी समस्याएं हो जाती थी। उसके बाद जो दूसरा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर था, एक्यूप्रेशर से आप लोग भी परिचित होंगे, इंडिया में भी ये चलता था पहले। उसमें क्या होता है कि किसी प्रेशर पॉइंट्स को दबा के, पूरी बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको दबा करके या सुई चुभो करके चिकित्सा की जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि जिन्होंने ठीक से सीखा नहीं, उनको प्रेशर पॉइंट्स ही नहीं पता है, जोर से कहीं पर भी दबाया दर्द हुआ, भले वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, वो दबाव की वजह से दर्द हो रहा है, लोग सोचेंगे कि अच्छा यही प्रॉब्लम है, वहीं पे थेरेपी देना शुरू कर दिया, पता चला पॉइंट उससे हल्का, मतलब एक सूते के बराबर भी फर्क हो सकता है, उससे अलग है, लेकिन हम गलत जगह पे दबाए जा रहे हैं। जैसे सुई चुभाने की बात है, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी अगर सुई चुभा के चिकित्सा की जा रही है तो एक तो दर्द होता है जो पेन पॉइंट होता है। मान लीजिए आपका लिवर का प्रॉब्लम है, लिवर का पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे सुई चुभाया, तो आपको अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो दर्द होना चाहिए। लेकिन सुई तो ऐसी चीज़ है कि हाथ में कहीं भी चुभाई जाए तो दर्द होगा। तो अब अगर उस पेशेंट या प्रैक्टिशनर उस दर्द को नहीं समझ पा रहा है कि ये सुई चुभाने का दर्द है या हेल्थ इशू का दर्द है, तो क्या होता था कि लीवर का पॉइंट तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा सुई इधर चुभा दिया, दर्द हो रहा है, यहीं पे थेरेपी शुरू। अब पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, खून भी निकल रहा है, टाइम भी जा रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसको फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि सही पॉइंट पे थेरेपी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को, समस्या को हमारे यहाँ भी आयुर्वेद को अच्छा होते हुए भी, आयुर्वेद हमारा यहाँ का अच्छा है, आयुर्वेद को एलोपैथी ने टेक ओवर कर लिया, आयुर्वेद से 10 गुना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो वैसे ही चाइना में TCM ख़त्म होता जा रहा था, लोग दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ जाने लगे थे। तो इस कंपनी ने बीड़ा उठाया रिवाइव करने का TCM को। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों को होने के बावजूद पतंजलि आई और उन्होंने एक नई अप्रोच के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया, तो आयुर्वेद फिर से पॉपुलर हो गया इंडिया में पतंजलि की वजह से। तो वैसे ही TNS ने क्या किया, अपनी कंट्री में नए एक सोच के साथ लाया। तो उन्होंने जो TCM के जो हर्ब्स थे, उन हर्ब्स की फार्मिंग शुरू की, खुद से फार्मिंग शुरू की, धीरे धीरे वो लेना शुरू किया। और जो लोग फार्मिंग कर सकते थे उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करवाई उनसे, अपनी मर्जी से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से रॉ मटेरियल डिफरेंट कंट्रीज से, अपने चाइना के अंदर से, हिमालय से, हमारे यहाँ केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, यहाँ वहाँ से अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से बेहतर क्वालिटी के हर्ब्स कलेक्ट किए। इसके अलावा क्या किया, तो उन हर्ब्स को पाउडर्स के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में बनाया, सही मात्रा में। अपना R&D सेंटर सेटअप किया जहाँ पे सब कुछ सही ढंग से किया जा सके, सब कुछ सही हो, परफेक्ट हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और एक्यूरेट रिजल्ट हो। ये इंश्योर किया, खाने में आसान हो, रखने में आसान हो, स्टोरेज में आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन में आसान हो। इसके लिए उनको पाउडर्स, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें पाउडर के फॉर्म में आती है, कुछ चीज़ें सिरप के फॉर्म में आती है, कुछ चीज़ें कैप्सूल के फॉर्म में आती है, कुछ चीज़ें टैबलेट। तो जो चीज़ जिस फॉर्म में सेफ रह सकती थी, अब जैसे मान लो कि जैसे हमारा जिमनिमा टैबलेट है, लेकिन चिटोसन कैप्सूल है। अब चिटोसन के कैप्सूल के अंदर भी पाउडर है, उसको टैबलेट भी बनाया जा सकता था, लेकिन टैबलेट बनाने से क्या होगा, हो सकता है उसमें हवा लगने से वो ख़राब होती हो, तो उसको पैक करके रखना है, तो इसलिए उसको, तो ये कंपनी ने R&D करके जाना कि कौन सा हर्ब किस कंडीशन में सबसे सूटेबल रहेगा, लंबे समय तक उसकी एफिकेसी, उसका प्रभाव बना रहेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने में हज़ारों करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किए, जो बाकी कंपनीज ने नहीं किए। हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इन सब रिसर्च पे कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का। उसके बाद जो आता है मशीनों का पार्ट, जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे थेरेपी के। अब जैसे एक्यूलाइफ है, एक्यूलाइफ क्या करता है, वही एक्यूपंक्चर वाला काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करता है। अब उसमें क्या है कि सुई नहीं चुभाना पड़ रहा, तो दर्द खत्म हो गया, ब्लीडिंग खत्म हो गई, और उसकी वजह से जो HIV एड्स का फैलने का भी खतरा हो जाता था अगर किसी ने सुई को रिपीटेडली यूज़ कर लिया 2-3-4 पेशेंट पे, अपने पैसे बचाने के लिए किसी थेरेपिस्ट ने, तो वो खतरा भी खत्म हो गया। इसके अलावा जो उसमें कुछ चुभाया तो जाता नहीं है, इसलिए जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे दर्द तो होगा नहीं, दर्द वहीं होगा जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी। तो यानी आपके लिए पॉइंट को पहचानना आसान हो गया। यानी अगर आप एक्यूलाइफ से थेरेपी करना चाहते हैं तो आपको थेरेपिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। थेरेपिस्ट का रोल, थेरेपी दे तो कोई भी सकता है, थेरेपिस्ट का रोल होता है एक्चुअल में बीमारी को पहचानना। जैसे डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर अच्छा वही होता है जो बीमारी को अच्छे से पहचान सके। बीमारी की पहचान हो गई कि बीमारी क्या है, तब तो आप गूगल करके भी दवाई ढूंढ लेंगे। तो बीमारी को पहचानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक्यूलाइफ ने उस काम को आसान कर दिया। बीमारी और उसके कौन से पॉइंट पे थेरेपी देने से ठीक होगा, ये पहचानना आसान हो गया। इसी तरह ATMA के साथ है, इसी तरह BCM, जो कई चिकित्सा, जैसे वाइब्रेशन होगा, बॉडी में वाइब्रेशन होगा तो जितनी खून का फ्लो बढ़ेगा, तेज होगा, और आपके जितने भी शरीर में धमनियां हैं उसमें जो ब्लॉकेज है वो निकलने लगेगी। लेकिन शरीर में होल तो है, चाय की छन्नी तो है नहीं हमारी बॉडी,
वो जब जो घुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं वो अगर घुल भी जाएंगी ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से, तो रहेंगी तो वो उसी धमनियों के अंदर। अब वो शरीर से बाहर कैसे निकले, तो उसके लिए रिफ्लेक्सोलॉजी और मैग्नेटिक वेब थेरेपी की हेल्प की कि वो उसको पुश करके किडनी से फिल्टर करके पेशाब और पैखाने के रास्ते बाहर निकाल सके। अगर अकेला कोई वाइब्रेशन ले रहा है तो वो अशुद्धियाँ घुल तो जाएगी, शरीर से बाहर निकलने वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो वो फिर से जम जाएंगी। अकेला कोई मैग्नेटिक वेब थेरेपी ले रहा है तो वो उसको खींचने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो शरीर में वो अशुद्धियाँ घुली नहीं है, ठोस रूप में है, तो वो खींच नहीं पाएगा। अकेला कोई अगर रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबा रहा है तो रिफ्लेक्स पॉइंट को दबाने से जो पेन में रिलीफ होता है वो तो महसूस होगा, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो रिफ्लेक्स का जो इफेक्ट है वो पूरी बॉडी में नहीं जाएगा। तो इसीलिए BCM मशीन एक ऐसा इनोवेशनल मशीन बनाया गया जिसमें सारी थेरेपी को जिसका जितना इफेक्ट एक साथ चाहिए उसको क्लब किया गया। नहीं तो वाइब्रेशन मशीन तो बहुत सारे देशों में बहुत सारी मिलती है, 5-5, 6-6 हज़ार में वाइब्रेशन मशीन मिल जाती है। स्पाइरल वाइब्रेशन का अलग रोल है। उसके अलावा ये हाई फ्रिक्वेंसी पे घूमेगा तो मोटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो उन्होंने अपने R&D से वो इंश्योर किया कि मोटर तो नॉर्मल है लेकिन हाई स्पीड में नाचता है। हाई स्पीड में और कौन सा मोटर नाचता है, तो जो हवाई जहाज़ है, जो जेट है, इंजन है, उसका मोटर हाई स्पीड में नाचता है। तो अगर वैसी क्वालिटी के मोटर में इंसुलेशन इसमें भी कर दिया जाए तो इसका मोटर गर्म नहीं होगा, फूकेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें ये R&D का जो अपना R&D होने का, ये सोच का, ये एक प्रोग्रेसिव माइंड के सोच का नतीजा है। जो मिस्टर ली को 26 दुनिया की टॉप 26 कंपनी, जो वो 26 के 26 कंपनीज उसमें है, ग्लोबल टॉप 500 कंपनीज में है, उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र माना जाता है क्योंकि उनका दिमाग तेज है। वो बहुत आगे तक की सोच सकते हैं। एक इंसान ने 1995 में बिजनेस शुरू किया और उससे बड़े टर्नओवर, बड़े रिक्वायरमेंट, बड़े काम वाले बिजनेस एक फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो पूरी दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। ये तीसरी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड, दवाओं के बेस्ड, TCM, चाइनीज, कितनी कंट्रीज दुश्मन मानती हैं चाहे, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया में पहुँचा दिया। तो ये जो इनकी प्रोग्रेसिव सोच, ये जो लीडरशिप की क्वालिटी थी, ये उसका नतीजा है कि उन्होंने ऐसी सोच रखी, ऐसा रिसर्च करवाया साइंटिस्ट से, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में पहुंचाया क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया। अब ये प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ और सोच कहाँ तक जाती है ये सोचिए, ये देखिए कि सोच। उन्होंने अपना एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट बनाया। वो चेन मैनेजमेंट किस चीज़ में काम करता है कि हर जगह प्रोडक्ट को जल्दी से पहुँचाना है। आपने प्रोडक्ट को आप चाइना में बना करके दूसरे देश में पहुंचाना है या इंडिया में बना करके दूसरे देश में पहुंचाना है, तो दूसरा किसी को कार्गो सर्विस पे डिपेंड करेंगे, फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, कार्गो में जगह अवेलेबल नहीं है, आपका प्रोडक्ट एयरपोर्ट पे ही पड़ा है, तो जल्दी से जल्दी जिसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट बनाया। अपना रनवे है, अपना कार्गो प्लेन से। उसके बाद ये चला कि भाई इसके अलावा जो R&D सेंटर में काम करेगा या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखेगा या बिजनेस प्लानिंग देखेगा या डॉक्टर्स होंगे या बायोटेक्नोलॉजिस्ट होंगे, ये तो जो अच्छे होंगे, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा बिजनेस वही बना सकते हैं। अब अगर कोई अच्छा होगा तो वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि TNC में ही काम करेगा, वो अपनी अपनी पसंद की कंपनी चुन सकता है। अब कोई अच्छा डॉक्टर है वो इंडिया छोड़ करके अमेरिका भी चला जाता है ज़्यादा पैसे के चक्कर में, लेकिन कोई अच्छा इंजीनियर है वो इंडिया छोड़ के जापान भी चला जाता है ज़्यादा पैसे के चक्कर में। लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर, कोई इंजीनियर हो तो वो इंडिया में ही रहना चाहता है क्योंकि उसको अपने देश में छोड़ के नहीं जाना चाहता या अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जा सकता, या तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही जो क्वालिटी है, जो ब्रेन है, वो पूरी दुनिया में है, लेकिन वो सारे आकर के तियानजिन के फैक्ट्री में या रिसर्च सेंटर में काम करे ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें जिस तरह का टैलेंट चाहिए, हमें जिस तरह का ब्रेन चाहिए, हमें जिस तरह के इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए, वो हम खुद बनाएं। इसके लिए परिकल्पना की गई तियानशी यूनिवर्सिटी की, तियानशी कॉलेज की। तियानशी मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है। 60,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 30,000 स्टूडेंट्स के तो रहने लायक हॉस्टल है। तो ये इतना बड़ा, ये इतना सब कुछ प्लानिंग, अपने होटल्स बनाए कि लोग हमारे दुनिया भर के घूमने के लिए आएंगे, दुनिया भर में ये बिज़नेस फैलेगा तो वो देखना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर कैसा है, वो सीखने के लिए आएंगे, सेलिब्रेशन के लिए आएंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो 5 स्टार 7 स्टार क्लास के होटल्स बनाए, टूरिज्म इंडस्ट्री बना दी। उसके बाद अपनी चीज़ें बनाएंगे, उसको टेस्टिंग कहाँ करेंगे, उसके थ्रू इलाज कहाँ करेंगे, लोगों को सत्यता प्रमाणित कैसे होगी, दुनिया भर में फैलाने से पहले खुद तो जांचेंगे। तो उसके लिए TCM पे बेस्ड एक हॉस्पिटल बना दिया जो केवल TCM थेरेपी से वहाँ पे इलाज होता है। तियानशी हॉस्पिटल, जो ताइजीसन हॉस्पिटल है, वहाँ पे ताइजीसन हॉस्पिटल के बारे में अलग से यानी सारा कुछ अपना है और सारा कुछ एक दूसरे से लिंक करता है, सारा कुछ, सारा सिस्टम एक दूसरे को
एम्पावर करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ बन के तैयार हुआ टियांस। अब टियांस को आपको कैसे समझना है? ये सारा कुछ तो चाइना में है, ये कंपनी के पास है। आप क्या है? आप टियांस के बिजनेस पार्टनर हैं। आपको टियांस को कैसे समझना है? तो टियांस आपको एक प्लेटफॉर्म पर, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के तौर पे मत लें इसको, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के तौर पे मत लें इसको। है, बिल्कुल है, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग का सिस्टम अपनाया है इन्होंने, लेकिन एक्चुअल में ये एक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। टियांस क्या है? टियांस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मदद से आप बहुत सारी 200 से ज़्यादा क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज़ के आप परमानेंट क्योर दे सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हज़ारों लाखों टेस्टिमोनियल आप लोगों के सामने, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे चैनल पे जाए, कहीं पे जाएं, तो आप देखेंगे कि लोग 15-15 साल से, 10-10 साल से, 5-5 साल से जिन बीमारियों से जूझ रहे थे, जो कहीं ठीक नहीं हो रही थी, वो बीमारियां लोगों की ठीक हुई है। और लोगों को वीडियोस देख के यकीन नहीं हो रहा था, तो कई बार मैंने कई बीमारियों के लिए जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, लैब रिपोर्ट्स, वो तक सर्कुलेट किया है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं। आपका काम क्या है? आपके घर में अगर कोई हेल्थ इशू है तो पहले अपने आप को और अपने परिवार को ठीक करना, और उसके बाद लोगों को, बहुत सारी दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपका काम है उन लोगों को सिर्फ बताना, समझाना, इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना कि TCM क्या है और किस तरह से TCM की मदद से आप अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो जो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, उसकी एक बेस्ट कंपनी टियांस है, जिसका इंडिया में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप चाहे तो मैं आपको वो अवेलेबल करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। आपका काम इतना ही है। आपको किसी को ज्वाइन करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बोलना है। लोगों की हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनका समाधान देना है। हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं देने के सिलसिले में भी और वैसे भी, आप अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान बताएंगे, बोलेंगे कि इस मशीन से ठीक हो जाएगा, इस प्रोडक्ट से ठीक हो जाएगा, तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन कितने का है? आप उनको उसका प्राइस बताएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। इतना पैसा नहीं है, इसका क्या मतलब है कि उनकी इनकम अच्छी नहीं है। जब टियांस ने डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म क्यों चुना, उसका ये रीज़न है। जब उन्होंने देखा कि हम बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है वो हायर साइड पे जा रहा है, जो सारी दुनिया के सारे लोग अफोर्ड कर सके ज़रूरी नहीं है। यानी जो पैसे की कमी है, जो पैसे का अभाव है, वो भी दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ही मुश्किल बीमारी है, जिसका सोल्यूशन लोगों को नहीं मिलता। तो वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने का भी काम डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को चुन के टियांस ने किया। तो ये प्लेटफॉर्म भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक काम करो, या तो आप अपना इलाज शुरू करो और साथ में इसी कंपनी को प्रमोट करना शुरू करो, इसको एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करो, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ आप। तो भले आप इसको कैरियर ना बनाओ, लेकिन जितना खर्चा आप इस बीमारी से ठीक होने के लिए कर रहे हो, उतना तो कमा ही लो। मान लीजिए कि जैसे हमारा एक BCM मशीन है, जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था कि 19 बीमारी, BCM मशीन है। BCM मशीन से कई सारी बीमारियां ठीक होती है। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई होंगी। अब कोई इंसान BCM मशीन से कोई बीमारी अपना ठीक करना चाहता है, वो BCM मशीन खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन 40,000 रुपया दाम है बोल के वो डरता है या विश्वास नहीं करता है, या उसके पास पैसा ही नहीं है। अब वो दूसरी जगह ढूंढना शुरू करता है, तो पता चलता है उसको कहीं 20,000 में ठीक हो जाऊंगा, कहीं 35,000 में ठीक हो जाऊंगा, कहीं वो कंपेयर करता है, बोलता है वो 40,000 में तो महंगा पड़ रहा है, वहाँ पे ठीक होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, फिर भी वो सोचता है पैसे को लेकर के। लेकिन 40,000 में तो BCM मिल रहा है, वो इलाज फ्री हो सकता है। अगर कहीं दूसरी जगह पे 30,000 में अगर ठीक हो रहा है या 20,000 में ठीक हो रहा है, वो तो 20,000 खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 40,000 में, 39,000 में BCM लेकर के आप फ्री में ठीक हो सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, आपने किया और आपको ये एक तरह से कैशबैक ऑफर समझ लो आप इसको, कि आपने एक BCM खरीदा, उसके बाद अगर आप केवल 6 लोगों को यही BCM रिकमेंड करते हो, और आपके कहने से आप 6 लोगों को रिकमेंड करोगे तो 6 लेंगे जरूरी नहीं, लेकिन 50 को करेंगे तो 6 ले लेंगे। तो अगर आप 50 लोगों को बता देते हो कि मैंने BCM खरीदा और मेरे को ये फ़ायदा हुआ, उस 50 में से अगर 6-7 लोग भी BCM खरीद लेते हैं, तो 40,000 से ज़्यादा आप कमा लेते हैं। तो आपका इलाज तो फ्री हो गया।
क्या दुनिया में कोई सस्ता हो सकता है, कोई महंगा हो सकता है, लेकिन क्या कोई और प्लेटफॉर्म, कोई और हॉस्पिटल है जो फ्री है? तो टीएंस का ये जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री है, इनकम अपॉर्चुनिटी भी देता है, ट्रीटमेंट की भी अपॉर्चुनिटी देता है। यही चीज़ आपको लोगों को बतानी है। बिजनेस वो अपने आप समझ लेगा ट्रेनिंग्स में आकर के। शुरुआत में आपको लोगों को यही बताना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितनी भी असाध्य बीमारियाँ हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, उनका परमानेंट इलाज बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हो सकता है हर्बल सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स के माध्यम से, और साथ में आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। आप इस चीज़ को प्रमोट करके, लोगों को रिकमेंड करके पैसे भी कमा सकते हैं। कोई टारगेट्स नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, आप अपनी फ्रीडम के हिसाब से काम कर सकते हैं। खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हाउस वाइफ है, ऑफिस नहीं जा सकती, छोटा बच्चा है, मदर है उसकी, वो ऑफिस नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब नहीं कर सकता, रिटायर्ड पर्सन है, 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है, कहीं जॉब मिलेगी ही नहीं। एक बंदा है, जॉब एक तो कर रहा है लेकिन उसकी इनकम से खुश नहीं है, उसकी इनकम उसको पूरी नहीं पड़ती घर चलाने के लिए, वो नौकरी छोड़ करके रिस्क नहीं लेना चाहता कि दूसरी नौकरी करने जाऊं, दूसरी भी ना मिले, ये भी चली जाए, तो वो अपना साइड बिजनेस के तौर पे शुरू कर सकता है। एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस ऐसा है कि जिसके पास पूरे दिन काम नहीं रहता, वो पूरा दिन खाली रहता है, दिन भर में थोड़ी देर के लिए बिजी होता है, टाइम बहुत है लेकिन पैसा कम है, वो साथ में इसको शुरू कर सकता है। तो जैसे टीएंस एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वैसे ही टीएंस का बिजनेस एक ऑल्टरनेटिव इनकम का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर साथ में आप नेटवर्किंग को जोड़ देते हैं तो आपको पैसिव इनकम का भी प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता है। आपको चेन बनाना पसंद नहीं है, आप पैसिव इनकम नहीं चाहते, नेटवर्किंग मत कीजिए, बस लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, आपको डायरेक्ट इनकम आएगी। बेचने का काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह आपको 5 लाख का 10 लाख का प्रोडक्ट खरीद के जमा करना पड़ेगा, उसके बाद कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, नहीं। आपको रिकमेंड करना है, लोग खरीदने को तैयार हुए तो उनको सिर्फ उसको खरीदने का प्रोसीजर बताना है, तरीका बताना है या खरीद के देना है, बस इतना ही काम है। ना तो सेल्समैन बनना है, ना ही डब्बा लेकर के घर घर घूमना है, ना ही आपको अगर चेन बनाना पसंद है तो चेन बनाने का काम करना है। साथ में यहाँ पे आप थेरेपी सेंटर के माध्यम से, थेरेपी सेंटर खोल करके भी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। लोगों को आपको सिर्फ इतना ही बताना है, बाकी बिजनेस प्लान ये जोड़ो, ये इधर करो, उधर करो, वो सब ट्रेनिंग जिसको जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो प्रोसीजर सीख लेगा। टीएंस सिर्फ इतना ही है कि ये बीमारियों से छुटकारा पाने का और गरीबी की बीमारी से छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसमें सब कुछ आपकी मर्जी से चलता है। टाइम तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं घर बैठे काम होगा, घर बैठे नहीं होगा, घर से काम कर सकते हैं। घर बैठे, कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे नहीं कमा सकते बंधुओं। घर बैठे कैसे होगा, घर से काम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं टाइम फ्रीडम का मतलब लोग ये सब निकालते हैं कि हम फ्री हो गए, हमें टाइम देना ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास फ्री टाइम नहीं। टाइम फ्रीडम का मतलब है कि आपके हिसाब से आप टाइमिंग डिसाइड करेंगे, जॉब की तरह नहीं। आपको मंगलवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ऑफिस जाना होता है, लेकिन उस दिन कोई ज़रूरी काम आ गया, उस दिन कोई गेस्ट आ गया, लेकिन ऑफिस में भी कोई ज़रूरी मीटिंग है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको काम छोड़ना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने कोई मीटिंग प्लान की है किसी गेस्ट के साथ और उस दिन कोई ज़रूरी काम आ गया, घर में कोई काम आ गया या कोई गेस्ट आ गया, तो यू कैन वेरी वेल ईजिली आप उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि सॉरी आज मैं मीटिंग नहीं इस टाइम पे कर पाऊँगा, 2 घंटे बाद कर लेते हैं या कल कर लेते हैं। हाँ, कुछ ट्रेनिंग्स के लिए कुछ सीरियस होना, जैसे कुछ मंथली ट्रेनिंग्स होती है जो फिक्स टाइमिंग या फिक्स डेज हैं उनके, उसके लिए आपको तो हो सकता है महीने में, जैसे मान लीजिए सैटरडे संडे 8 ट्रेनिंग्स आप अटेंड करते हैं, तो कभी कभार गेस्ट किसी ट्रेनिंग के टाइम पे आ गए। हर हफ्ते, हर सैटरडे संडे तो आपके पास भी गेस्ट नहीं आते। हर सैटरडे संडे कोई ज़रूरी काम हो जाए ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो सकता, ऐसा कोइंसिडेंस तो किसी के साथ नहीं होता। तो टाइम फ्रीडम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे रहेंगे, टाइम नहीं देना आपको। टाइम, कुछ लोग टाइम को बोलते करे टाइम फ्रीडम कहते हो और इतना काम करना पड़ता है। भाई टाइम फ्रीडम का मतलब आपके हिसाब से आपका टाइम चलेगा। टाइम फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि टाइम फ्री रहेगा, काम ही नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है, पूछता है कि हमें क्या करना है। मोस्टली मैंने देखा है लोगों को, मैंने शायद पहले भी एक लाइव सेशन में इस चीज़ को कवर किया था कि हम उसके पीछे पड़ते हैं कि चलो अब तुम प्लैटिनम पैकेज ले लो, गोल्ड पैकेज ले लो, और अगर वो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम नहीं ले पाता, पैसे नहीं है या भरोसा नहीं है या समझ नहीं पा रहा, तो हम कहते चलो ब्रॉन्ज ही ले लो, 10,000 रुपये का है,
जो समझेगा, जो फास्ट इनकम कमाना चाहेगा, वो तो बिजनेस प्लान देख करके खुद ही प्लैटिनम से ज्वाइन करेगा। कोई भी इंसान अगर एक काम करता है, उस काम को करने में 2 घंटे लगाता है, 2 घंटे लगाने पे उसको ब्रॉन्ज से ज्वाइन करने से या फ्री वाले से ज्वाइन करने से 20 रुपये मिलते हैं, वहीं अगर प्लैटिनम से ज्वाइन करने से उसको उसके 50 रुपये मिल सकते हैं, 40 रुपये मिल सकते हैं, तो कौन बंदा अपना नुकसान चाहेगा, आप बताइए। तो अगर वो नहीं कर रहा तो 2 ही वजह हो सकती है कि या तो उसको अभी समझ में नहीं आया है कि मुझे पैकेज के साथ या प्लैटिनम पैकेज के साथ ज्वाइन करने में फ़ायदा है, या फिर उसके पास जेन्युइनली पैसा नहीं है, या फिर उसको समझ में नहीं आया है। तो उसको टाइम दीजिए समझने के लिए। आप अपने आप से रिलेट कीजिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनको 3 महीना 6 महीना साल भर हो गया होगा, उन्होंने अभी तक पूरी तरह से बिजनेस प्लान को नहीं समझा होगा। तो एक इंसान से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन में समझ जाए। आप अपने सीनियर को बोलते हैं प्लान दो, और उसके बाद वो सीनियर प्लान देता है, और जिस बंदे ने ज्वाइन किया या प्लान लिया वो ज्वाइन नहीं करता या पैकेज नहीं लेता, तो आपको लगता है कि तो कोई ले ही नहीं रहा। आप सोचिए कि आप अभी तक खुद प्लान नहीं दे रहे, आप अपने सीनियर को बोल रहे हैं प्लान देने के लिए, क्योंकि आपको ज्वाइन करके इतना टाइम हो गया, आपको प्लान नहीं समझ में आया कि आप दूसरे को समझा सके। तो एक दिन में एक बंदा कैसे समझ जाएगा? उसको टाइम दीजिए। पैकेज के लिए पैसा खर्च करने के लिए कभी किसी के पीछे मत पड़िए, कभी किसी को पुश मत कीजिए। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला हम घर से नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बाहर जा सकेंगे तो थोड़ा तेज़ी से कमाएंगे, घर में रह के काम करेंगे तो थोड़ा स्लो कमाएंगे। पहले बता दीजिए, चॉइस उसकी है, उसको डिसाइड करने दीजिए ना, उसको फास्ट इनकम चाहिए कि स्लो चाहिए। जिसको फास्ट चाहिए वो अपने आप ही घर से बाहर निकलेगा, अपने आप ही तरीके सोचेगा। मैं कोई लोग आते बोलते हैं कि मैं पैकेज तो कभी नहीं खरीदूंगा, और अभी भी लाइव में वो मैम जुड़ी हुई है, और मेरे साथ मेरी टीम के 3-4 लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग से पहले ही बोल दिया था कि मैं पैकेज नहीं खरीदूंगा। ज्वाइनिंग से पहले बोल दिया था मैं पैकेज नहीं खरीदूंगा, इतना पैसा मैं। और आज के डेट में उन लोगों को 3-4 महीने हुए हैं ज्वाइन करके, आज के डेट में सभी के तीनों आईडी में पैकेजेस। कैसे हुआ? वो जो खुद बोल के आ रहे हैं कि मैं पैकेज नहीं, उसी शर्त पे आ रहे हैं कि मैं पैकेज नहीं लूंगा आज सब। क्योंकि बाद में जब वो आए उन्होंने समझा कि बिजनेस को कैसे करना है, क्या करने से ज़्यादा फायदा है। उनको मैंने समझने के लिए टाइम दिया, उनको अपने कंफर्ट लेवल की, ये किसी का नौकरी नहीं है, कोई मेरा नौकर नहीं है, सभी मेरे दोस्त हैं, एक तरह से सब मेरे बॉस है। वो जैसे नौकरी में क्या होता है, बॉस आपको सैलरी देता है ना, यहाँ पे जो आपका डाउनलाइन है, जो आपकी टीम है, वो आपको इनकम देती है। तो एक तरह से डाउनलाइन बॉस होती है, अपलाइन बॉस नहीं होता है, डाउनलाइन बॉस होती है। तो मेरे पास वो आए, मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप काम शुरू करो, आप लोगों को प्रोडक्ट बेचना शुरू करो। वो एक 2 छोटा छोटा ऑर्डर लेते हैं, 4-5 लोगों का ऑर्डर मिला करके क्लब करके देते हैं। मैं उनको एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कि मैं उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, उनका ऑर्डर होल्ड रखता हूँ, फिर जब वो अकुमुलेट हो जाता है उनका पैकेज कर देता हूँ। लोगों को काम करना सिखाइए। काम क्या है? सीखना। सबसे पहले उनको प्रोडक्ट्स के बारे में सीखने, ये जो मैंने TCM कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनके बारे में सीखने के बारे में बताइए। आपको पता है अगर प्रोडक्ट के बारे में, हमारे पास 40 के करीब प्रोडक्ट है, 40 के करीब प्रोडक्ट के बारे में अगर आपकी टीम ने अच्छे से समझ लिया, जिसमें इक्विपमेंट्स भी है, सप्लीमेंट्स भी है, पर्सनल केयर भी है, होम केयर भी है, आपने अगर टीम को सबसे पहले ज्वाइन करते ही सबसे पहले उसको एक प्रोडक्ट बुक लेने के लिए बोलिए। कुछ लोग बुक पढ़ने के शौकीन नहीं होते, फिर भी बुक लेने के लिए बोलिए। उसके साथ साथ उसको सॉफ्ट में जो कॉपी में जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कीजिए मोबाइल में। उसके अलावा उसको वीडियोज़ दीजिए, उसके बाद उसको प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स दीजिए और बोलिए ये सारी चीज़ें आप देखिए। बोलिए अभी आपको बेचना नहीं है, किसी को बताना नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखिए। यकीन मानिए कि 80% जॉइनर्स उन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों में ही वो उतनी रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं कि उनका पैकेज हो जाए। बेचने की कोशिश नहीं करनी पड़ती उनको। मेरी टीम में ऐसे ही एक बंदा है, बोले कि मैं बहुत पैसा वेस्ट कर चुका हूँ, मैं अभी तक उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है। पैसा उन्होंने जमा कर दिया है लेकिन प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है कुरियर की प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं अब पैसा नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप पैसा मत लगाइए, आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे बिना पैसा लगाए भी कमा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक, अगर ऐसा है कि फ्री में कमा सकते हैं तो मैं ज्वाइन करूँगा। उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनकी ID मैंने रजिस्टर की है 11 या 12 तारीख को।
11 या 12 तारीख को मैंने उनकी आईडी रजिस्टर की। उनको जिसने स्पॉन्सर किया था, मेरी टीम में एक है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने 11 या 12 तारीख को उनको स्पॉन्सर किया। सबसे पहला मैंने उनको क्या काम किया, उनको प्रोडक्ट्स का ब्रोशर्स भेजा, क्योंकि बुक अभी भेज नहीं सकते, तो प्रोडक्ट का ब्रोशर्स भेजा, प्रोडक्ट के वीडियोस भेजे, PDF फाइल्स भेजी। तो उन्होंने क्या कहा कि PDF ये सारा कुछ तो इंग्लिश में है, और वो रायबरेली के रहने वाले साहब, उन्होंने बोला कि ये सारा कुछ तो इंग्लिश में है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब फिर मेरे को ढूंढते ढूंढते हिंदी का एक वीडियो मिला, BCM का एक मिला, जिमनी में, तो जो हिंदी वाले वीडियोस मिले मैंने वो भेज दिए, और एक प्रोडक्ट का PDF मेरे पास था हिंदी में, वो भेज दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मुझे, वो सारा देखने के बाद अगले दिन, कि सर ये मैंने देखा इसमें थायराइड की बात है, थायराइड की समस्या मेरी धर्मपत्नी को 11 साल से है, तो इसमें थायराइड का टेस्टिमोनियल का वीडियो भी मैंने उनको भेजा था, रिपोर्ट्स भेजे थे, तो क्या ये थायराइड की समस्या ठीक हो जाएगी? मैंने कहा हाँ, BCM इस्तेमाल करें, ओमेगा, जिंक और Fe+ मल्टीविटामिन खाएं तो थायराइड की समस्या ठीक हो जाएगी। ये तो मैंने आपको रिपोर्ट्स भी भेजे हैं कि थायराइड की समस्या ठीक होती। इन्हीं चारों, तो कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा BCM वही लगभग 39,000 का है, या बाकी ये सारे प्रोडक्ट 1,000-2,000 के आएंगे, 40-42, तो 41,800 कुछ, 41,800 कुछ का उनका ऑर्डर बना था। उन्होंने 16 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। जो बंदा कह रहा था कि मैं 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा, मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर लिया। 6-7 कंपनीज कर चुके थे, वो बोले कि हर जगह मैंने खाली लगाया है, मैंने कमाया कुछ नहीं। वो लॉकडाउन में 1 हफ्ते के अंदर गोल्ड बन गया। ये प्रोडक्ट की महिमा है। हम एक प्रोडक्ट बेस्ड, हम एक प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी ड्रिवन कंपनी है। आपको लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता देना है। प्रोडक्ट के मामले में उनको इतनी जानकारी दे दो कि प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कुछ भी पूछे उनसे तो उनके फिंगर टिप्स पे रहे। कोई उनसे पूछे कि ये बीमारी किससे ठीक होती है, तुरंत बता सके ये प्रोडक्ट है। कोई उनसे पूछे कि क्या किसी की ठीक हुई, वो तुरंत उसको वीडियो दिखा सके, तुरंत उसको रिपोर्ट दिखे। उसके पास इतना मटेरियल, इतनी नॉलेज प्रोडक्ट की भर दो हर प्रोडक्ट के बारे में। एक न्यू जॉइनर को वो चाहे 15 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना 1 रुपए का कुछ भी ना खरीदे चलेगा, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन का बिजनेस नहीं है। आते ही कोई बंदा आपका गोल्ड कर ले, आपको 5,000 रुपये का कमीशन दे दे, ये उस चीज़ का बिजनेस नहीं है। इस चक्कर में मत पड़िए। लोगों को सीखने के लिए टाइम दीजिए, समझने के लिए टाइम दीजिए। एक नया प्रोफेशन है, एक नए क्षेत्र में वो जुड़े हैं, एक नई चीज़ में घुसे हैं, उनको टाइम दीजिए। एक नई बहू घर में आती है, उसको टाइम दिया जाता है, अगले दिन से किचन में नहीं भेज दिया जाता। हमारे इंडिया में ये ट्रेडिशन क्यों है कि जब कोई नई बहू आती है घर, तो उसको एक ही दिन में, पहले दिन से किचन में नहीं भेज दिया जाता। कोई नया बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ना शुरू करता है, जब बच्चा पहली क्लास में या KG में, नर्सरी में, तो उसको पहले दिन से टीचर होमवर्क देना शुरू कर देती है क्या? पहले दिन तो उसको टॉयलेट तक भी, जब छोटे बच्चे होते हैं, नया नया स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो टीचर या आया कोई टॉयलेट तक भी साथ में जाते हैं, उसको कंफर्टेबल करते हैं, एक नए माहौल में रचने बसने के लिए एक कंफर्टेबल करते हैं। तो जो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम में आ रहा, चाहे वो नया बंदा हो, चाहे वो पुरानी कंपनी का लीडर हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, वो एक छोटे बच्चे की तरह है, एक नर्सरी के बच्चे की तरह है। उसको ग्रूम करना है आपको, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि आप सेफ है, यहाँ पे लोग आपका भला चाहते हैं। लेकिन अगर आप पहले दिन से उसको पैकेज ले लो, पैकेज ले लो, पैकेज ले लो, उसको लगेगा लोग मुझे यहाँ लूटना चाहते हैं, मैं लुटेरों के बीच में फंस गया। वो गलत तरीका है, गलत प्रैक्टिस है। हम यहाँ पे लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, एक्सपेंडिचर अपॉर्चुनिटी नहीं। खर्चा कराने के पीछे मत पड़िए। किसी को नहीं है ज़रूरत या उसको नहीं महसूस हो रही ज़रूरत, तो उसको पैकेज मत दिलवाइए। उसको महसूस करने दीजिए, उसको जानकारी दीजिए, उसको नॉलेज दीजिए, उसको महसूस करने दीजिए कि उसको ज़रूरत है। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदते हैं, कर्जा लेके भी खरीदते हैं। आपने भी खरीदी होगी। आपको अगर ज़रूरत महसूस होता है, आपका मोबाइल खो गया, मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते, आपके जेब में पैसा नहीं है, तो इधर से लेकर मांग के, उधर से मांग के, EMI करा करके, इंस्टॉलमेंट पे, जैसे भी करके आप मोबाइल खरीद लेते हैं शाम तक, क्योंकि आपको ज़रूरत है उसकी। पैसा नहीं है लेकिन ज़रूरत है। तो ज़रूरत हो तो इंसान कैसे भी करके अपना मैनेज कर लेता है। आप लोगों को उनकी ज़रूरत का एहसास दिलाइए। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर इसलिए मत खरीदने के लिए बोले तो वो हो जाएगा सब। उनको ज़रूरत का एहसास दिलाइए कि उनके घर में बच्चे क्यों बीमार होते हैं, उनका पेट क्यों साफ़ नहीं होता है, उनके घर में और क्या क्या समस्याएं हैं। वो सब्जी बाहर से खरीद के लाते हैं, उनको डेमो दिखाइए, सब्जियों को धो के दिखाइए कि कैसे कलर निकलता है। उनको वीडियोज़ दिखाइए कि सब्जियों में कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है। पागल कोई नहीं है। पढ़ा लिखा ना हो सकता है, लेकिन मूर्ख कोई नहीं है, बेवकूफ़ कोई नहीं है।
सभी को पता है कि उनकी ज़रूरत क्या है, सभी अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। लोग बोलते होंगे लोग हेल्थ के पीछे खर्चा नहीं करते, ऐसा नहीं है, मजबूरी है, लोगों के पास पैसे की कमी है, उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोगों को रियलिटी और फैक्ट समझ में आते हैं तो लोग करते हैं अपनी बच्चे की सेहत के लिए। तो माँ बाप का प्यार, खासतौर पे हिंदुस्तानी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में तो माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए इतना होता है कि अगर उसको समझ में आ गया कि मेरे बच्चे के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर अच्छा है, या मेरे बच्चे को अस्थमा हो रहा है, दिल्ली में रहता है, इतना पोल्यूशन है, ये एयर प्यूरीफायर मेरे को चाहिए, वो किडनी बेच के ले लेगा एयर प्यूरीफायर। वो उसकी चिंता मत कीजिए, प्रोडक्ट तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। लोगों को टाइम दीजिए, एटमॉस्फेयर से नया बिजनेस, नया एटमॉस्फेयर, नए लोग, नए प्रोडक्ट्स, नया कॉन्सेप्ट समझने दीजिए उनको। जो पुराने हैं, जो जल्दी समझ जाते हैं, वो जल्दी ले लेंगे। लोगों को अपने डर को ओवरकम कर देते दीजिए। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना, जो फेलियर वाले लोग हैं, जो यहाँ से फेल हो चुके हैं, या जो लोग नहीं जानते, जो राय चंद लोग हैं, जो केवल राय देते हैं, किया कभी नहीं राय देते हैं, तो वो लोग उनको गलत फीडिंग देते रहते हैं। रायचंद दुनिया में कितने हैं, अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं ना, तो आप फेसबुक पे एक पोस्ट डालिए कि वांट टू बाय अ लग्जरी कार, विच वन इज गुड, ऑडी, BMW और मर्सिडीज। आप ये डालिए, आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग उस पर आपको एडवाइस देंगे, राय देंगे, जिनके पास मारुति 800 नहीं है साला। तो ये तो हाल है दुनिया का। तो रायचंद बहुत सारे हैं जिन्होंने कभी खुद कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हमें बहुत पता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास नहीं है तो उसके पास नहीं हो सकता, हो भी सकता है। ऐसे भी लोग हैं कि जो इंजीनियर नहीं है और इंजीनियरिंग की चीज़ों के बारे में लोगों को सलाह देने लगते हैं। जिसने कभी मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, जब कोई बच्चा मोहल्ले का होता है, वो 12वीं करता है, तो एक बंदा ताऊ बैठा रहेगा बाहर, बीड़ी पीता रहेगा, और बोलेगा हाँ 12वीं हो गई, अब क्या करेगा? बच्चा बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। अरे आजकल इंजीनियर को कौन पूछता है, तू एक काम कर, तू CA कर ले, तू ये कर ले। और ज़िंदगी में खुद कभी प्राइमरी पास नहीं किया होगा। तो ऐसे लोग रायचंद हैं सोसाइटी में हमारे। तो वो लोगों ने क्या किया है, लोगों का ब्रेन वॉश करके रखा है, कि एकदम डरा के रखा है, हवा बना करके रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाओ, लोग तुमको लूट लेंगे। ये बताते हैं, ये तुम्हारा पैसा खर्च करा देंगे, ये तुमसे सामान दिलवा देंगे, ये अपना सामान छेपना चाहते हैं, ये अपना सामान बेचना चाहते हैं। दिस इज द एटमॉस्फेयर आउटसाइड। यही बताया जाता है लोगों को। ये सच्चाई नहीं है, लेकिन बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि कुछ बेईमान लोग ऐसे ही काम करते हैं, लोगों को लूटने का ऐसे ही काम करते हैं। तो जब इतनी सारी नेगेटिविटी के बावजूद कोई बंदा आता है, आपको ज्वाइन करने की हिम्मत दिखाता है, और आप, वो एक डर मन में लेके आया है, आपने उसको पैकेज लेने के लिए अगर फोर्स कर दिया, तो उसका डर आपने सही साबित कर दिया। उसको उस ताऊ की, उस रायचंद की, उस चाचा की, उस मामा की, उस दोस्त की बात याद आ जाएगी कि यहाँ पे लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं। वो तुरंत रिलेट कर लेगा अपने आप को कि यहाँ पे तो देखो सही कहा था उसने, ये लूट। उसके बाद आप उसको कुछ भी समझाते रहिए, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। आप उसके लिए विलन बन जाएंगे वहीं पे। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। उनको बताइए कि यहाँ पे ऑप्शन है, आप बिना कुछ खरीदे हुए भी इस तरह से काम कर सकते हैं। आप बिना लेकिन अगर आप चाहते हैं कि, और आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है, ये लेने के ये फ़ायदे हो सकते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। आप देख लो, आपको जो सही लगता है आप वो डिसीजन लेना आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो तो आगे बढ़ने की बात है, आगे आप फ्री वाले रास्ते से बढ़ें या पैकेज वाले रास्ते से बढ़ें, दोनों रास्तों पे आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूरी है नॉलेज। आपको चाहिए कंपनी के बारे में नॉलेज, आपको चाहिए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज। तो पहले 2-4 दिन, हफ्ता दिन आप इसी पे फोकस करो। उसके बाद डिसाइड करना कि पैकेज लेना है या नहीं लेना है। मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आप 10 लोगों को यह भरोसा दीजिए कि पहले 10 दिन 15 दिन केवल सीखने पे फोकस करो, उसके बाद आप डिसाइड करना, आपकी मर्जी है। जिंदगी में कभी पैकेज नहीं लेना चाहोगे तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, और जितनी तेजी से पैकेज वाला कर सकता है उतनी ही तेजी से कर सकते हो। तो लेकिन आप पहले सीखने पे फोकस करो। आप उनको टाइम दीजिए, उनको दिलासा दीजिए, उनको भरोसा दीजिए कि आप उनको लूटने के लिए नहीं, उनको सिखाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए है। उनको प्रोडक्ट बुक दे करके, मटेरियल दे करके भेजिए। डेली उनका फीडबैक लीजिए कि वो सीख रहे हैं या नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। पॉसिबल हो तो डेली मिलिए, डेली बात कीजिए, और उनसे अगर सीखने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उनको उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व कीजिए।
कभी भी शुरुआत में नए बंदे को फ़ोन करके ये मत पूछिए पैकेज कब ले रहे हो, ब्रॉन्ज कब कर रहे हो, सिल्वर कब कर रहे हो, मत पूछिए। वो आएगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर में और बोलेगा कि सर मेरे को ये पैकेज लेना है, ये प्रोडक्ट लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको ये एहसास मत दिलाइए कि मैं यहाँ कमाने आया हूँ कि खर्चा करने आया हूँ। खर्चा है बिजनेस में, लेकिन हर कोई बिजनेसमैन नहीं आता आपके पास, हर कोई बिजनेस माइंडसेट के साथ नहीं आता आपके पास, हर कोई बिजनेस की समझ लेके नहीं आता है आपके पास। आपको उसको समझाना है, आपको उसको समझाना है। एक गाड़ी का ये बात तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये तो बात तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं। एक इलेक्ट्रिकल दुकान पे एक इलेक्ट्रिशियन के साथ एक लड़का होता है, वो उसको पुराने इलेक्ट्रिशियन को अपना उस्ताद बनाता है और बोलता है कि मेरे को काम सिखा दो। अनपढ़ होते हैं दोनों, इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले दोनों अनपढ़ होते हैं, तो काम सिखा दो। तो आपको क्या लगता है कि वो उस्ताद बोलेगा कि जाके पहले टेस्टर खरीद के ला, पहले प्लायर खरीद के ला, तब सिखाऊंगा? नो, वो उसको काम सिखाता है। उसके बाद जो वो लड़का होता है जो नया सीख रहा होता है, वो देखता है कि मेरे को बार बार ये जो टेस्टर है, ये जो प्लायर है, ये जो काटने वाला है, ये जो टेप है, ये तो बार बार उस्ताद से मांगना पड़ता है, मैं अपना ही खरीद लेता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। वो खुद खरीदता है। एक गैरेज में एक बंदा जाता है मैकेनिक सीखने के लिए, तो उसको क्या पाना वाना सब खरीदने के लिए बोलता है उसका गैरेज का जो उसका उस्ताद होता है पहले दिन? नहीं, वो उसको सिखाता है, वो उसको काम सिखाता है। फिर वो सोचता है अब तो मैं सीख गया हूँ, गैरेज तो दिन में ही खुला रहता है, लेकिन मेरे घर के आसपास भी लोगों को पता चल गया है कि मैं भी मैकेनिक हूँ। रात को किसी की अचानक से गाड़ी खराब हो जाए, पंचर डालना हो, कुछ करना हो, फैन बेल्ट टूट जाए, कुछ करना हो, रात को भी मेरे पास फ़ोन आ सकता है। तो अगर मेरे पास भी सारा सामान होगा तो मैं रात को ही जाके रिपेयर कर दूंगा, गैरेज तो खुला नहीं है, तो मेरे को पैसा बन जाएगा थोड़ा। वो जब ये दिमाग जब वो सीख जाता है, जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अकेले भी ठीक कर सकता हूँ गाड़ियों को, तो वो खुद ही अपना पूरा टूल किट बना लेता है, खुद ही अपना बना लेता है। उसका उस्ताद बोले भी नहीं तो भी वो टूल किट बना लेता है। तो इतना तो भरोसा अपनी डाउनलाइन पे दिखाइए, उनके पास भी अकल है। अगर उनको हर पेशेंट को आपसे मांग के एक्यूलाइफ का डेमो करना पड़ रहा है, आपसे पहले आपके घर आएगा, आपका सामान लेके जाएगा, आप घर पे नहीं नहीं है, आपका बीसीएम कहीं और घूम रहा है, आपका एक्यूलाइफ, तो उसको भी समस्याएं आएगी, वो रियलाइज़ करेगा, अपने आप खरीद लेगा। लोगों को फ्रीडम दीजिए। लोग यहाँ पे नौकरी की बंदिश से परेशान होकर के आते हैं, वही वाला माहौल मत दीजिए। लोगों को फ्रीडम दीजिए, लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर सीखने के ऊपर काम करने दीजिए। वो और कुछ बने ना बने, अच्छा पैकेज ले ना ले, अच्छा नेटवर्कर बने ना बने, अच्छा यूज़र बन जाएगा और 2-4 अच्छे यूज़र बना देगा अगर वो प्रोडक्ट लवर बन गया तो लोगों को प्रोडक्ट लवर बनाइए। आपकी टीम में भले कोई भी एक भी पैकेज ना ले, एक भी पैकेज आपकी टीम में भले कोई ना ले, लेकिन अगर पर्सनल कंजम्पशन 1000-2000 का लोग करते हैं और दिल से करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, उनको समझ में आ रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उनको समझ में आ रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट से फ़ायदा हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आप उसको मत बोलो कि आप अगर उसको ये भी बोल दो ना कि भाई ये जो तू मल्टीविटामिन खा रहा है ना, इससे तेरी पावर बढ़ रही है, तेरी इम्यूनिटी, तेरी एनर्जी बढ़ रही है, तेरे को फायदा हो रहा है, इसको किसी को मत बताना, नहीं तो सारे मजबूत हो जाएंगे दुनिया में। आप ये भी बोल दोगे ना तो भी वो 10 लोगों को बताएगा, वो प्रोडक्ट यूजर क्रिएट करेगा आपके लिए। और मार्क माय वर्ड्स, जितने लोगों की टीम आप खड़ी कर लेते हैं, उनके पैकेज लेने का इंतजार करते रहते हैं, उतने लोग अगर प्रोडक्ट लवर हो गए आपकी टीम में तो आप लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, और उसके बाद वो पैकेज भी लेंगे। पैकेज तो खैर हमारे यहाँ ऐसे प्रोडक्ट है कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए खरीद ले तो पैकेज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पैकेज बेचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्या टीएन्स के पास जब ये पैकेज वाला प्लान नहीं था तो लोग बीसीएम नहीं खरीदते थे? उस समय तो किसी को गोल्ड नहीं करना होता था। मैंने अपना बीसीएम, मैंने अपना एक्यूलाइफ तो सब कुछ बिना पैकेज के खरीदा है। उस समय तो मेरे पास गोल्ड या प्लैटिनम करने का कोई स्कोप नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, तब भी मैंने खरीदा, अपनी ज़रूरत के लिए खरीदा, खुद सीखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया कि बीसीएम अच्छी चीज़ है, मुझे फ़ायदा होगा, मेरे परिवार को फ़ायदा होगा, मेरे बिजनेस को फ़ायदा होगा। उस समय पैकेज की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ख़रीदा क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा, मुझे वो पसंद आया, मुझे उसकी ज़रूरत रियलाइज़ हुई। तो ये चीज़ आप अपनी टीम में इनकलकेट कीजिए। लोगों को कभी भी पैसा खर्च करने के लिए, पैकेज लेने के लिए, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए। उनको सिर्फ सच्चाई समझाइए।
सिखाइए, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, सिखाइए प्रोडक्ट क्या चीज़ है। इतने मैजिकल प्रोडक्ट्स है ये कि अगर आपने अपनी टीम को सही ढंग से प्रोडक्ट की पावर समझा दिया, प्रोडक्ट का यूज़ समझा दिया, दे विल फॉल इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स, और वो अपने साथ साथ ये बीमारी 10 और लोगों को लगा देंगे। अपनी सेहत, अपनी ब्यूटी, अपनी एनर्जी कोई कम नहीं करना चाहता, कोई नहीं बीमार होना चाहता, कोई नहीं चाहता मैं थका थका रहूं। तो प्रोडक्ट लवर बनाइए लोगों को प्रोडक्ट के यूजेस समझाइए, पैकेज वो खुद ही लेंगे, बिजनेस अपने आप चलेगा, बिजनेस खूब ज़बरदस्त चलेगा। अब हम चलेंगे तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक जो मैं आपको सैनिटरी पैड के बारे में बता, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोगों को कई बारी ये लगता है कि ये जो सैनिटरी पैड का जो साइज है वो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग खुश हैं सैनिटरी पैड से। इनफैक्ट सैनिटरी पैड की क्वालिटी हमारी कंपनी की ऐसी है कि लोगों को ये लगता है कि अगर कि हमें गन पॉइंट पे भी, कनपट्टी पे बंदूक रख करके बोले कि हमें ये प्रोडक्ट ये छोड़ दो, तो भी हम ये सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की परेशानी है, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि हमें इससे बड़ा साइज़ का पैड चाहिए, लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, डबल एक्सेल साइज होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस होता है। ये मिसकॉन्सेप्शन क्यों आता है और इसका क्या एक्चुअल रीज़न है कि इतनी डिमांड होने के बावजूद टीएंट्स कंपनी ने बड़ा पैड का साइज़ नहीं बनाना उचित समझा। उसका एक ख़ास रीज़न है कि एवरेज एक हेल्दी वुमेन को जो पीरियड्स के दौरान मैक्सिमम ब्लड लॉस होता है, तो वो हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड में या जो नॉर्मल होता है, जो 7 अगर 4-5 दिन का देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 टीस्पून यानी लगभग 80 मिलीलीटर के आसपास 80। हाँ ज्योति चौहान जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि साइज इशू नहीं है। इस चीज़ को समझिए, सुनेंगे तभी समझेंगे। मैंने अगर साइज इशू होता तो मैं ये टॉपिक ही नहीं उठाता, क्योंकि बड़ा साइज तो अभी अवेलेबल नहीं है। साइज इशू नहीं है इसलिए ओपन प्लेटफॉर्म पे ये टॉपिक उठा रहा हूँ। 80 ml का एवरेज ब्लड लॉस एक हेल्दी वीमेन को होना चाहिए। इसमें से ये होता है कि 80 ml का एवरेज ब्लड लॉस अगर होना चाहिए, 4 दिन एवरेज पीरियड टाइम माना गया है, तो 20 ml पर डे के हिसाब से। अब आप लोगों ने अगर टीएंस के एरीज नेट सैनिटरी पैड का डेमो देखा होगा, तो नाइट यूज़ तो जो बड़ा साइज है वो तो छोड़ो, डे यूज़ का भी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 300 ml, अराउंड 300 ml। अब अगर 80 हेवी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ के लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को ज़्यादातर लोगों के हार्मोनल वो ठीक नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से इंडियन वुमेन को ऑन जो एवरेज ब्लड फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। 30 to 40 ml नॉर्मल में डेली का, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 ml जिनको हेवी ब्लड लॉस होता है 80 ml तक होता है कि पर डे का ब्लड लॉस हो जाता है। जिन लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है या कोई सिस्ट वगैरह है, उन लोगों को 80 ml तक पर डे का ब्लड लॉस हो जाता है। हमारे एक पैड की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 300 ml तक है। 300 ml तक होने की वजह से क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब तो पूरा कर सकता है, पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है, जो ब्लड फ्लो आता है, जो वेस्ट ब्लड का फ्लो आता है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन कुछ एक रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। वो डिपेंड करता है जो फीमेल का बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी, और ख़ास तौर पे पीरियड्स के दौरान जो अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके भी। जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर अंडरगारमेंट्स एक प्रॉपर साइज़ का नहीं पहना जाए तो वो स्क्वीज हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जो सैनिटरी नैपकिन क्योंकि आपके अंडरगारमेंट्स के ऊपर चिपकाया जाता है वो सिकुड़ जाते हैं, तो उनका जो एवरेज एरिया ऑफ एक्सपेंशन है वो घट जाता है, तो वो साइड से साइड लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह से कपड़ों में स्टेनिंग होती है। और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं स्टेनिंग का, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सैनिटरी पैड का है उतना ब्लड लॉस किसी को हो ही नहीं सकता एक दिन में। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि 80 ml है और 80 ml पर डे का है, लेकिन आपको पैड चेंज करना पड़ जाता है जल्दी, वो उसका रीज़न वही है। फिर भी
अगर हम माना जाए कि हम एक ऐसा बड़ा बना दे जो बहुत ज़्यादा जिसको ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी इतना बड़ा साइज़ बना दे कि वो मुड़ने के बावजूद भी, सिकुड़ने के बावजूद भी साइड लीकेज की प्रॉब्लम ना दे, बहुत देर तक उसको यूज़ कर सके, तो उससे क्या होगा कि जिन लोगों को हेवी ब्लड फ्लो हो रहा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो जितने लोगों को हो रहा है, भी 20 ml, 40 ml, 50 ml, उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई साइड लीकेज नहीं होता, उनको फील नहीं होता कि इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। एक तो ये माइंडसेट है क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है, ज़्यादा सोखेगा, ये ज़्यादा ये टीवी पर ऐड दिखा दिखा करके लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अगर होगा, मान लीजिए आपका मोर देन नॉर्मल ब्लड फ्लो है, वो किसी न किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। पीरियड्स में अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो किसी न किसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन को डिनोट करता है। इट कुड बी थायराइड प्रॉब्लम, इट कुड बी एनी ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई स्ट्रेस फैक्टर, किसी तरह का कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, रसौली डेवलप हो रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अगर हेवी ब्लड फ्लो होगा और पैड इतना बड़ा बना दिया जाए कि वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले, तो फीमेल को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई उसको पैड को यूज़ करने के बाद कोई निचोड़ के तो उसको देखेगा नहीं कि कितना ब्लड फ्लो हुआ मेरा। तो किसी फीमेल को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पीरियड में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, क्योंकि पेन वगैरह की जो समस्या है, जो टीएनएस के डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीविटामिन खा लेते हैं और पैड में जो एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन चिप है, उसकी वजह से पेन वगैरह की समस्या तो कम हो जाती है ऑलरेडी। अगर ब्लड फ्लो भी पूरा एब्जॉर्ब हो गया, 100% एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कोई हेल्थ कंडीशन है, मेरे को कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो सब कुछ नॉर्मल है, दर्द भी कम हो गया, परेशानी भी कम हो गई, ब्लड भी ठीक ठाक ही आ रहा है क्योंकि लीकेज नहीं हो रही है। तो इसीलिए पैड को साइंटिफिकली इट विल बी रॉन्ग, मेडिकली इट विल बी रॉन्ग कि पैड का साइज इतना बढ़ा दिया जाए कि लीकेज हो ही ना। अगर किसी को नॉर्मल ब्लड फ्लो है और तब भी साइड लीकेज हो रही है तो मैं मानूंगा कि ये पैड का साइज गलत है, पैड छोटा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को, मोर देन 80% पीपल डू नॉट हैव दिस कंप्लेन कि ये जो पैड है उसमें साइड लीकेज होता है। दे आर ओनली लेस देन 20% फीमेल जिनको ये साइड लीकेज की प्रॉब्लम होती है या जिनको जल्दी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है। दैट इज़ ड्यू टू उनको कोई ना कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से उनका जो ब्लड फ्लो है वो मोर देन नॉर्मल। तो उस केस में उनको चेक करवाना चाहिए। एक्यूलाइफ से भी खुद को चेक करवा सकते हैं या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर के एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कि मुझे बार बार पैड चेंज करने पड़ते हैं, मेरा ब्लड फ्लो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड है जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी है, इसमें नेगेटिव आयन और एक्टिव ऑक्सीजन भी है, इसके बाद ये दुनिया का सबसे अच्छा सैनिटरी पैड मैं यूज़ करती हूँ, इसके जो जिस पे कंपनी ने रिकमेंड किया है कि 12 आवर यूज़ टाइम है, फिर भी मेरा ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा है कि मुझे 3 घंटे में चेंज करना पड़ता है, 4 घंटे में चेंज करना पड़ता है। तो 2 काम आप एक साथ कर दोगे, जो भी लेडीज़ ये करेंगी 2 काम। एक तो वो जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसको आप अपना कस्टमर बना लोगे, डिस्ट्रीब्यूटर बना लोगे, क्योंकि जैसे ही आपने पैड की इतनी तारीफ कर दी वो जरूर बोलेगी ऐसा कौन सा पैड है। आप उसको एक पैकेट दे आओ, वो यूज़ करेगी, वो फ़ैन हो जाएगी और उसके बाद वो अपने कस्टमर्स को भी देना शुरू कर देगी। तो आपका एक तो प्रॉस्पेक्टिंग हो गया, दूसरा आप अपना इलाज करा लो, चेकअप करा लो, या अगर एक्यूलाइफ है खुद से चेक कर लो। तो साइंटिफिकली एंड मेडिकली पैड का साइज इससे बड़ा बनाना फीमेल हेल्थ के लिए डेंजरस होगा। वो उनकी बीमारियों को दबा देगा, छुपा देगा, उनको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन की वजह से बदबू, इचिंग, पेन ये सारा तो ख़त्म ही हो जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम है तो एक मल्टीविटामिन खा ले डेली, उससे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ब्लड फ्लो भी पता ही नहीं चल रहा है कि कितना हो रहा है। तो अब पता कैसे, समझ में कैसे, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो, कैंसर का ज़्यादातर पता एबनॉर्मल ब्लीडिंग से होता है। ज़्यादातर कैंसर पेन और एबनॉर्मल ब्लीडिंग से ही पता चलते हैं। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दब जाएगी और पता चला 4th स्टेज में, 3rd स्टेज में जाकर के पता चल रही है कि इसको तो कैंसर है, तो डॉक्टर भी उस समय यही पूछेगा तेरे को इतनी ब्लीडिंग होती थी, तेरे को पता नहीं चलेगा? तो आप बोलोगे मैं तो 1 फीट का पैड यूज़ करती थी इसलिए मेरे को पता नहीं चला। ये गलत होगा। डोंट माइंड फॉर माई वर्ड्स कि मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट ये मूर्खता है बड़े पैड की डिमांड करना या बड़ा पैड यूज़ करना जो आपके फ्लो को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेसिव फ्लो को। ये मूर्खता है, ये अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ है, ये कैंसर को इन्विटेशन है।
तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। अगर आपका पैड आपको लीकेज की समस्या दे रहा है, आप 2 पैड इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ज़्यादा वेट चाहिए तो आप 12 घंटे चेंज टाइम है, पर उससे पहले चेंज करने में कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट थोड़ी नहीं है, इतना महंगा थोड़ी ना है, 100-125 रुपये की चीज़ है। एक नॉर्मल जिसको ब्लड फ्लो होता है उसके लिए एक नाइट यूज़ पैकेट पूरे पीरियड पूरे महीने के लिए सफिशियंट है। आपको 2 पैकेट लग जाएंगे, 128 की जगह 256 रुपये यूज खर्च हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी सेहत के लिए 200-250 रुपये महीने का खर्च करना क्या बहुत बड़ी चीज़ है? ये मूर्खता है। आप कभी भी साइज़ के पीछे मत भागिए। अगर आपके परिवार में, आपके कांटेक्ट में कोई भी बड़े साइज़ का पैड इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि सावधान हो जाए कि उनका ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इसलिए उनको एक बार छोटा पैड इस्तेमाल करके देखो। क्योंकि किसी भी पैड की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमारे में 200 ml से तो कम नहीं है। 300 ml हम डेमो में दिखाते हैं, वो पानी है, चलो ये थिक लिक्विड है, मान लेते 200 ml तो होगी, 150 ml तो होगी। लेकिन अगर आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो है तो वो 50 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी साइड लीकेज हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यू है आपको। आप अपना HB चेकअप करवाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए एब्डोमेन का, लोअर एब्डोमेन का, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समझ में आएगी। नहीं तो हार्मोनल टेस्ट करवाइए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मिलेगी, ये गारंटी है। अगर आपको पैड के साइज से कंप्लेन है तो मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि उसको इन 3 चीज़ों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही। आप मेरे पास आकर के चेक करवा लीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। जिस भी महिला को पैड के साइज से प्रॉब्लम है उसको ये 3 में से या तो हार्मोनल, या फिर किसी तरह की गांठ या रसौली, या फिर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस फैक्टर, ये 3 चीज़ों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। आई कैन प्रूव इट। जिनको भी पैड के साइज से प्रॉब्लम है, बिना किसी हेल्थ कंडीशन के, TNS के, एरीज सैनिटरी नैपकिन के साइज से प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और अगर आप ये कर रहे हैं, इसको छोड़ करके कोई दूसरा बड़ा पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने लिए बहुत सारी मुश्किलें इन्वाइट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए। ये तो हो गया पैड के बारे में। अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। प्रीति पुष्पासन सर, अभी लोग कहते हैं कि BCM को 19 बीमारियों को ख़त्म करने के लिए सर्टिफिकेट मिला है, वो बीमारी कौन कौन सी है और ये सर्टिफिकेट कहाँ पर अवेलेबल है? BCM बहुत सारे कैटेगरीज में पेटेंटेड है, वो कंपनी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। BCM की जो बुकलेट है उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन है। और इसका ये जो 19 बीमारियां हैं ये भी BCM की बुकलेट में मेंशन्ड है कि कौन कौन सी जिन जिन बीमारियों के पोजीशन BCM की बुकलेट में दे रखे हैं वो पेटेंटेड और सर्टिफाइड है, तभी उनके लिए पोजीशन दे रखे हैं। तो वो आप BCM की बुकलेट में चेक कर सकते हैं। मेरे को याद नहीं है सारा कुछ, लेकिन उसमें वेट लॉस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, साइटिका है, नमनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। इरशाद अली सर, हमारा एक लीडर है जिसका राइट आई में सिस्ट बताया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, क्या अपने पास कोई विकल्प है? ये इसके बारे में मुझे और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे को नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, उनका रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। विमल वॉचिंग, शुभम अग्रहरी गुप्ता इज वॉचिंग, अनुपम तिवारी, जुकाम का पॉइंट, जुकाम कई रीजन से हो जाता है, एलर्जी की वजह से भी हो जाता है जुकाम, या जो कोल्ड एंड फ्लू वाले पॉइंट्स है वहाँ पे थेरेपी दीजिए, और नहीं तो फिर एलर्जी एक्यू पॉइंट्स पे ट्राई कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फेसबुक पेज पे बहुत सारे पोस्ट में मिल जाएगा आपको। आई रियली वॉन्ट मोर एंड मोर अबाउट TNS प्रोडक्ट, स्पेशली इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट। ज़रूर आप मेरे सारे वीडियोस देखते और ट्रेनिंग देखते रहे, सबको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। I am learning a lot knowledge by you. Notepad is awesome size, no pen to active. गायनी एक्यू पॉइंट्स पे आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप थायराइड के पॉइंट को चेक कीजिए। If anyone is passing through emotional trauma, what is the remedy for this? And one more request, can you provide the treatment for this? Please suggest. Emotional trauma कई तरह के होते हैं, इमोशनल ट्रॉमा पे डिपेंड करता है कि क्या रेमेडी है। हर इमोशनल ट्रॉमा का इलाज ट्रीटमेंट से या
थेरेपी से हो ज़रूरी नहीं है। ये बहुत तरह के इमोशनल ट्रॉमा अलग अलग होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस ट्रॉमा अलग अलग है। इमोशनल ट्रॉमा किस चीज़ से रिलेटेड है, मोस्टली जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहीं से उसका सोल्यूशन निकलता है। तो यू नीड टू स्पीक टू इन योर फैमिली, या फिर जिसकी वजह से वो इमोशनल ट्रॉमा कॉज हो रहा है। एक ओपन डायलॉग, एक दूसरे को समझने की कोशिश सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल तरीका है मेरे हिसाब से इसके लिए, क्योंकि इमोशंस मोस्टली आपके किसी न किसी पर्सन से या किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी प्रोफेशन से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें जब कोई डिस्टर्बेंस आता है तभी ये ट्रॉमा क्रिएट होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ओपनली और कॉन्फिडेंस के साथ बात करने का। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा इज़ नॉट रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन। तो आई डोंट थिंक कि हाँ, लेकिन उसकी वजह से अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी को सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको वो चाहिए। कैटरैक्ट कंडीशंस में कौन सी थेरेपी प्रोवाइड करें? कैटरैक्ट कंडीशन में सबसे पहले जो आई के एक्यू पॉइंट्स हैं वो, और जो ऑप्टिकल नर्व के एक्यू पॉइंट्स हैं उस पर थेरेपी, और ऑप्टिकल नर्व पे आप हेड केयर की थेरेपी लीजिए, और साथ में सेल रिजुविनेशन और जिंक भी स्टार्ट कीजिए। विजय राजू शर्मा जी बोल रहे हैं कुछ लीडर कंपनी बदल रहे हैं, 2 वाक्य उनके लिए। अभी मैंने आज एक ऑडियो सर्कुलेट की थी, चलिए आपने पूछ दिया तो इस मैटर पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है। जो लोग कंपनी बदल रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में अभी कुछ लोग गए हैं तो अगर आप उसकी बात करें तो उसके लिए आपको शायद कल या परसों तक वेट करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे सबूत के साथ एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, और मैं ये वीडियो टीएन्स के लोगों के लिए नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जो छोड़ के गए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ने मुझसे सीखा है या मुझे सिखाया है, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि जो शायद वो नहीं देख पाए वो सच मैं उनको दिखाऊं उस कंपनी के बारे में। और वो सच ऐसा है कि मैं दावा करता हूं कि आप शांति से बैठ करके, सीधे से बैठ करके आप वो सच, वो वीडियो नहीं सुन पाएंगे, आप हंसते हंसते कुर्सी से गिरने को हो जाएंगे। वो सच ऐसा है उस कंपनी के बारे में, तो वो मैं बताऊंगा। बाकी कंपनी में लोग आते रहते हैं, लोग छोड़ के जाते रहते हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। बहुत सारी दूसरी कंपनी, मेरी टीम में तो आधे से ज़्यादा लोग वैसे हैं जो दूसरी कंपनी छोड़ के आए हैं। तो यहाँ से भी अगर कुछ लोग चले जाते हैं तो ये ज़िंदगी की रीत है, लोगों की अपनी अपनी समझ है कि क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा लोग रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे टिकट की लाइन में खड़े होते हैं या किसी चीज़ की लाइन में खड़े होते हैं, तो कई बार उनको लगता है कि वो लाइन तेज़ चल रही है, वो अपनी लाइन छोड़ के उसमें घुस जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको लगता है कि नहीं, वही पहले वाली लाइन सही थी, फिर वो उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे भी लोग होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है, जो नेचर वाइज अनस्टेबल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। लोग कंपनी छोड़ के बदल के जा रहे हैं, या तो उनको लालच है, या उनको बरगलाया जा रहा है, या उनको समझ नहीं है। जिनको समझ नहीं है वो आपका भी, आपकी टीम में अगर रहेंगे भी तो आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, काम नहीं करेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि टीएन्स में अगर आप गोल्ड हैं या प्लैटिनम है तो सिर्फ 2 गोल्ड महीने का बना करके, यानी सिर्फ 80,000 रुपये का बिजनेस दे करके आप 13,000 रुपये कमा लेते हैं। ये 15% से भी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा रिटर्न और किस बिजनेस में आता है? सिर्फ 80,000 रुपये का बिजनेस देकर के आप 13,000 से ऊपर कमा लेते हैं। सिर्फ 1,60,000 का बिजनेस देकर के आप 26,000 कमा सकते हैं। 2 लाख का बिजनेस दे तो आप 30,000 से ऊपर कमा सकते हैं डायरेक्ट। और उसके अलावा टीम से, तो टीम में वो बिजनेस आप नहीं दे रहे, आप अपनी एक्टिविटी भी देखिए। अगर टीम, किसी को लगता है कि मेरी टीम ने इतने का टर्नओवर किया, तो टीम का टर्नओवर के ऊपर अगर आपको बिजनेस देखना है तो स्ट्रक्चर देखना है। बहुत सारे लोगों की टीम भी पूरे टीम का टर्नओवर महीने का कहने के लिए रैंक लेके बैठे हुए हैं, और एक आप बिजनेस में हैं और पूरी टीम का टर्नओवर आपका 1 लाख, 1.5 लाख भी नहीं हो रहा है, 2 लाख भी नहीं हो रहा है, 3 लाख भी नहीं हो रहा है, तब कितनी इनकम उम्मीद करते हैं? बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, सारा मायने रखता है आपका टर्नओवर। और उसका ये क्या है, ये जो काम है ना, ये टेबल कुर्सी पे बैठ के टाई लगा के करने वाला काम नहीं है, फील्ड में टीम के साथ मिल के करने वाला काम है। कुछ गलतियाँ सबकी तरफ से हुई, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबकी तरफ से होती है। नो वन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। ना तो इसके लिए बहुत खुश होने की ज़रूरत है, ना इसके लिए बहुत दुखी होने की ज़रूरत है। सबको अपना अपना, किसी को अपना बेटरमेंट कहीं और किसी कंपनी में लग रहा है, वो जा रहे हैं। किसी को और अपना बेटरमेंट यहाँ लगता है, वो यहाँ आ जाते हैं। हर जगह यही हाल है, लोग बदलते रहते हैं। लोग नौकरियाँ बदलते हैं, लोग दोस्त बदलते हैं, लोग गाड़ियाँ बदलते हैं, लोग घर बदलते हैं, लोग कंपनियाँ भी बदल रहे हैं। लोगों को रियलाइज, जब आप, हर किसी की लाइफ में ये होता है कि आप एक अच्छे दोस्त को बदल लेते हैं तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है
कि मैंने गलती कर लिया। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन जब कोई मना करता है तब नहीं होता है। हम कोई नौकरी छोड़ रहे थे, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम नौकरी छोड़ के गलती कर रहे हैं, या हम कोई नौकरी बदलने में या घर बदलने में या दोस्त बदलने में हमें शुरुआत में रियलाइज़ नहीं होता, हमें बाद में रियलाइज़ होता है। तो कुछ लोग तो है कि दूसरों के समझाने से, रोकने से रुक जाते हैं, संभल जाते हैं, समझ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो झटका खा करके ठेस लगने के बाद ही सीखते हैं। तो हर किसी का लर्निंग का प्रोसेस है। तो ये उनके लिए भी जो लोग कंपनी बदल रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज लर्निंग प्रोसेस, नथिंग एल्स। आएंगे वापस, उसमें से बहुत सारे लोग आप देखेंगे, क्योंकि टीएन्स की हिस्ट्री रही है। टीएन्स को छोड़ के जितने भी लोग गए हैं सब पछताए हैं और सब वापस आए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग लेवल पे लोग गए हैं, बहुत लोग पछता के वापस आए हैं, वापस आने की कोशिश की है, फिर देखा है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। तो कई लोग ने नहीं किया है, लेकिन कई लोग वापस आकर के शुरुआत किया है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज टॉप लीडरशिप में जितने लोग हैं उसमें से 50% लोग वापस आए हैं टीएन्स में। सब छोड़ के किसी और कंपनी में गए थे, 50% लोग वापस आए हैं। तो ऐसा होता रहता है, जीवन है, आनी जानी है, होता रहता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पतझड़ का समय, कभी तो पतझड़ ही ख़त्म हुआ है ना। पतझड़ में पुराने पत्ते तो झड़ते ही हैं, कुछ पुराने पत्ते रह जाते हैं, कभी पूरे झड़ जाते हैं, लेकिन नए पत्ते तो ज़रूर आते हैं। तो जब तक आपकी जड़ें कायम है, आप मेरी टीम से है तो मैं आपकी जड़ हूँ और मैं कायम हूँ और मैं हरा भरा हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ। तो आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो नए पत्ते ज़रूर आएंगे। अरे वो टीम छोड़ के गई आपकी या मेरी या किसी की भी, तो टीम को तो हमने बनाया था ना, हम दूसरी टीम बना लेंगे। कंपनी है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इतने बड़े बड़े शेख अबू जैद, मिस्टर मनोज जावा और मिस्टर AK पांडे, ऐसे बड़े बड़े महान, मिस्टर पॉल वी बसनायक, सब इतने बड़े बड़े महान मिस्टर विकास गोयल, इतने बड़े बड़े जो मोटे मोटी जड़ें हैं ना, वो अभी सलामत है। जड़ें सलामत है तो फिर शाखाओं को और पत्तों को कोई नुकसान, पत्ते तो आते जाते रहते हैं, पत्ते तो झड़ते ही हैं। वो तो हर पतझड़ में होता है, हर कंपनी में होता है, हर पेड़ के साथ होता है। कुछ पेड़ों के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ के आधे झड़ते हैं, कुछ के 70% झड़ जाते हैं। मौसम पे है, लॉकडाउन का मौसम है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, प्रदूषण कम हुआ है। तो जो प्रदूषण में पलने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं ना, मर जाते हैं प्रदूषण अच्छा समय आने से। तो वही होता है कि अभी लोगों का विजन, प्रदूषण जैसे ना विजन क्लियर होगा, वहाँ पे जा करके सीखने दीजिए। अभी अगर कोई मेरी टीम से जाता है तो मुझे बुरा भी लगेगा और मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि वहाँ जा करके उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या गलती की, और इससे बढ़िया तो मैं वहीं पे था। वो वापस आएंगे और पहले से अच्छा काम करेंगे। मैं उनको रोकूंगा नहीं। अगर मेरी टीम का कोई गया है या जाना चाहता है तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। अगर वो अपने बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेहतर इनकम के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई, मैं किसी का घर नहीं चला रहा, मैं किसी को पैसा नहीं दे रहा हूँ, उनको हक है। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि यहाँ पे वो जितना कमा रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा कमाए, 20 गुना ज़्यादा कमाए, कि कहीं मेरे को कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, दिक्कत आए, भगवान ना करे, तो मैं उनसे मदद मांग सकूं। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी टीम के जितने लोग हैं, चाहे वो इस कंपनी में हो चाहे कहीं भी करें, तरक्की करें और सब अरबपति बन जाए, ताकि मैं गर्व से एकदम कॉलर खड़ा करके कहूँगा ना कि मेरे 2000 अरबपति दोस्त हैं। मेरा नुकसान कहाँ है उसमें? मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे, मैं खुश हूँ। और मैं अगर आखिरी, जब तक ये कंपनी रहेगी, इसका बिजनेस चलता रहेगा, मैं करता रहूँगा। और आप मेरी टीम में हैं, आप भी ज़रूर रहेंगे, और हमारी जड़ें और हमारी शाखाएँ सलामत है, पत्ते तो आ जाएंगे, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लाइव। हम फिर से कल कनेक्ट होंगे और कल या परसों मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो लोग गए हैं या जो लोग अभी डिलेमा में फंसे हुए हैं, जाए या ना जाए, वो एक कंप्लीट क्लियर ओवरव्यू के साथ एक सही डिसीजन ले सके। मुझे भी ऑफ़र आया था जाने का और बहुत ही अच्छा ऑफ़र आया था, लेकिन मैं, आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं टीएन्स में भी अगर कुछ कभी गलत होता है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, जो उस चीज़ का विरोध करता है और खुलेआम करता है। मैं उस चीज़ के लिए टीएन्स में बहुत बदनाम भी हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को उसके लिए डिसलाइक भी करते हैं, बट आई लव दैट। उनके डिसलाइक को आई लव। मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। मेरे को स्टेज पे खड़े होकर के अपलाइन ने कुछ बता दिया, उस कर दिया, मैं उसमें सुनता हूँ, समझता हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी रिसर्च भी करता हूँ। तो मेरे पास भी ये ऑफ़र आया था और मुझे लगता है कि कोई भी आपको कुछ भी ऑफ़र दे रहा है तो उसको खुले दिमाग से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू टीएन्स और एनीथिंग। ये एक बिजनेस है,
मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ, अगर मुझे ये प्रॉफिटेबल लगेगा तभी रहूँगा। और मैंने उस चीज़ को भी देखा, परखा, जांचा अपनी जानकारी के हिसाब से, और मुझे लगा, और मुझे क्या लगा ये मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप 100% डिसाइड कर पाएंगे कि उस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। जय हिंद।